आतंक का संपूर्ण सफाया। नमस्कार, महाभारत की बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और यूपी एटीएस के टीम ने बड़े ऑपरेशन को आज अंजाम दिया है और सीधे रुख करेंगे मेरी सहयोगी सृष्टि के पास। इस वक्त हलचल तेज है इसी काकोरी जगह पर। सृष्टि, ओवर टू यू। को बता कि को लेकर यहाँ से टीम निकली है, एटीएस की टीम है जो परिवार को लेकर निकली है। हमने अपने कैमरे में तस्वीरें यहाँ पर कैद की हैं। आपको बता दें, एक बुजुर्ग महिला और उसके साथ ही एक और महिला यहाँ से निकली है जो सिंदूर और बिंदी उन्होंने लगाई हुई थी, और एक जो दूसरी बूढ़ी महिला थी और दूसरी बूढ़ी महिला थी उनकी वेशभूषा पहन रखा था। तस्वीरें यहाँ जिस तरीके से पहले उन आतंकवादियों की गिरफ्तारी, उसके बाद में जिस तरीके से एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये तीन घर हैं और तीनों घर में छापेमारी करने के बाद में एटीएस की टीम ने अभी आपको बता दें जो फैमिली है, जो परिवार है, उसको लेकर निकल चुकी है। उससे पहले भी 3 गाड़ियां निकल चुकी है जिसमें वो विस्फोटक ले जाया गया है, वो एक्सप्लोजिव ले जाया गया है, और इसके साथ ही आपको बता दें वो प्रेशर कुकर बम वो भी यहाँ से ले जाया जा चुका है। जो तमाम चीजें भीतर से बरामद की गई है, सब कुछ यहाँ से एटीएस की टीम लेकर निकल चुकी है। लेकिन आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों के साथ साथ उनके परिवार से कई घंटों तक लंबी पूछताछ यहाँ पर की जाती है, क्योंकि सवाल उठता है कि इतने साल से अगर वो यहाँ पर रह रहे थे तो परिवार क्या जानता है, उनके साथ में कौन कौन है लोग जुड़े हुए हैं, क्या उनकी जानकारी परिवार को है, ये अपने आप में बड़े सवाल थे। इसीलिए फैमिली से आपको बता दें 2 महिलाएं थी, एक बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने बुर्का पहन रखा था, एक महिला थी लंबे कद की जिसने सिंदूर और बिंदी लगा रखी थी। उन दोनों ही महिलाओं को लेकर एटीएस की टीम यहाँ से निकल चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और वो तस्वीरें भी हमने अपने कैमरे में कैद की है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि कैसे एटीएस ने पहले आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, उसके बाद कमांडोज की तैनाती चारों ओर इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया, क्योंकि ये बड़ा क्लू मिला था कि आतंकवादी हमले की साजिश यहाँ पर किस तरीके से की जा रही थी। उसके बाद परिवार को लेकर अब रवाना हो चुकी है। कई घंटों तक इस फैमिली से पूछताछ हुई है। 3 घर हैं और तीनों ही परिवारों को खंगाला गया है कि अगर इतने साल से वो इस गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश में थे, इस फिराक में थे, तो फैमिली आखिरकार क्या जानती है, क्या उन्हें इस बारे में कोई जानकारी थी, या और भी जो इनके साथी हैं क्या उनके बारे में परिवार को कोई जानकारी थी। ये महत्वपूर्ण सूचना परिवार से भी इकट्ठा हो सकती है। एटीएस जीप है वो बाहर निकले थे, आपको बता दें, और वो फैमिली को गाड़ी में बैठाते और वहां से जाते। देखिए, एक और गाड़ी यहाँ पर लग चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम ऑफिसर्स जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जो एटीएस के कमांडर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, एक और बड़ी जानकारी हमें मिलती है। ये गाड़ी, फोर्ड गाड़ी जो यहाँ पर खड़ी हुई है, ये सिराज अहमद जिसकी गिरफ्तारी की गई है, उसकी ये गाड़ी हम लगातार आपको दिखाते हैं। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का एक स्टिकर है यहाँ पर जो लगा हुआ है। आपको याद दिलाना चाहूंगी कि सीए का जब हंगामा हुआ था तो हिंसक प्रदर्शन लखनऊ में हुआ था, वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में हुआ था, और ये बताया गया है कि जो सिराज अहमद है वो वहाँ पर प्रोफेसर था। ये बड़ी तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, ये बड़ा क्लू हम आपको दिखा रहे हैं। शाजिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शाजिया, फैमिली को लेकर एटीएस की टीम निकली है यहाँ से। बिल्कुल 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 वही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। जो गाड़ी यहाँ से रवाना हुई है उसमें एक बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग महिला थी और साथ ही साथ उनकी बेटी भी थी। मैं चाहूंगी कि मेरे वीजे चारों तरफ की तस्वीर पैन करके दिखाएं। एक आखिरी गाड़ी यहाँ पर पुलिस की बची हुई है और ये भी बताई जा रही है कि कुछ देर में, ये देखिए, एक और गाड़ी रवाना होती हुई, यहाँ से एक और गाड़ी, पीछे देखिए, पीछे यहाँ से एक और गाड़ी रवाना होती हुई। फिलहाल पुलिस बल की संख्या यहाँ पर कम हो गई है, क्योंकि जो परिवार दिन भर इस घर के अंदर मौजूद था, जिनसे पूछताछ चल रही थी, पूछताछ हुई 5 से 6 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई है, और 5 से 6 घंटे के बाद से एक बुजुर्ग जिन्होंने टोपी लगा रखी थी, दाढ़ी थी उनको गाड़ी में बैठाया गया। उनके साथ शायद उनकी वाइफ थी, वो भी बुजुर्ग महिला थी, और एक बेटी शायद थी या फिर लड़की थी, उसको गाड़ी में बैठा करके अपने साथ एटीएस की टीम ले गई है। इस समय की ये ताजा अपडेट है। आप समझिए कि और बड़े खुलासे हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। अब परिवार वालों से पूछताछ होगी। दिन भर पूछताछ के बाद से संतुष्टि नहीं मिली, जाहिर सी बात है कुछ बाकी रह गया होगा, कुछ अधूरा होगा, कुछ बड़ी जानकारी शाजिया हम तक पहुंचा रही है। यही वजह है कि लोगों को साथ ले गए। बिल्कुल शाजिया, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रही हैं शाजिया कि अब
अब इस पूरे मामले पर जो संदिग्ध परिवार है उससे पूछताछ होगी कि आखिर कैसे ये जो टेरर मॉड्यूल है इसका भंडाफोड़ किया है। और ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन यूपी एटीएस की टीम की तरफ से, जो कि अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा था। और हमारे साथ इस वक्त महाभारत की बहस में खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ गए हैं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह साहब जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगी मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब आपके पास आना। ये बहुत बड़ा, गुरमीत सिंह साहब है, गुरमीत सिंह साहब मैं आपके पास आती हूँ। बहुत बड़ा क्रैकडाउन है, ये मेजर क्रैकडाउन है इस पूरे मामले पर कि कैसे जो उत्तर भारत है और सबसे बड़ा सूबा है उत्तर भारत का यूपी, वहां पर सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे आतंकी। ये पूरा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एटीएस और इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। जिस प्रकार से ये टेररिस्ट ग्रुप और ये ओजीडब्ल्यू नेटवर्क्स और जो रेडिकलाइजेशन के ये नेटवर्क है इसको दबोचा है। मैं कहूंगा कि इसके पीछे में अवश्य ही इंटेलिजेंस एजेंसीज और एटीएस की बहुत मेहनत रही होगी। और देखिए, इसके जो तार हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार आपने बताया कि इसके जो हैंडलर हैं वो पाकिस्तान के अंदर में हैं और जो ग्रुप इसको हैंडल कर रहा है वो भी पाकिस्तान में है। तो अभी जिस प्रकार से और खबरें आती जाएंगी तो पता चलता जाएगा, क्योंकि जो सामान वहां से मिला है उसे पता चलता है कि ये एक सीरियल ब्लास्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, ये एक सुसाइड बॉम्ब के लिए तैयारी कर रहे थे। और ना केवल इस जगह के ऊपर में, लेकिन इनकी जो मंशा है वो और भी जगह इलाकों के साथ में थी। और जैसे जैसे इनपुट आएंगे और भी जो रिक्त स्थान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ कहा है, लेकिन और भी ऐसे जो सेंसिटिव इनपुट्स हैं और भी कई खुलासे हो सकते हैं। ये भी जो अहम खुलासे हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है इसमें यूपी सरकार की चुनौती तो जरूर बढ़ेगी, लेकिन साथ में साथ आतंक पर एक बहुत बड़ा अटैक हो रहा है, ताबड़तोड़ वार हो रहा है। मेरे साथ मेहमानों में शाजिया इल्मी जी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ ललित अंबारदार साहब भी जुड़ गए जो कि कश्मीरियों की आवाज उठाते हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ माजिद हैदरी साहब भी हैं। आप पॉलिटिकल एंगल कश्मीर में भी लगातार एनआईए की कार्रवाई हो रही है, जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, उस पर मैं सवाल करूंगी। इफ्तिकार मिसगर साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और वकार एच भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया इल्मी जी, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी अब आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह का स्लीपर सेल और टेरर मॉड्यूल का खुलासा कर रही है यूपी की सरकार या यूपी एटीएस, इससे समझा जा सकता है क्योंकि यूपी मुहाने पर खड़ा है चुनाव के, और ऐसे में इतना बड़ा खुलासा होना ये बहुत बड़ा अटैक है टेरर पर। शाजिया इल्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी एक तरफ तो है ही, हम देख रहे हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है, और पता नहीं कितना ज़्यादा बड़ा कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी, क्या कुछ प्लान किया होगा सीरियल वाइज, इस तरह से जो आप बता रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट की सी 15 अगस्त से पहले। लेकिन जितनी बड़ी ये कामयाबी है उतनी ही बड़ी, और उससे बड़ी मैं समझूंगी ये एक चुनौती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए, और हम सब जो बाशिंदे हैं इस देश के, उन सब के लिए कि हमें किस तरह से लड़ना होगा। आप इसकी टाइमिंग को देखिए, आप सिलसिलेवार देखिए जिस तरह से हमारे देश में इवेंट्स हुए हैं। आर्टिकल 370 देखिए, और अब देखिए जिस तरह से वापस डीलिमिटेशन की बात हो रही है, वापस स्टेटहुड की बात हो रही है, पीस प्रोसेस और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की बात हो रही है। आप देखिए किस तरह से ड्रोन अटैक से बाद से लगातार एक पूरा नेटवर्क जो है एक्टिवेशन में हो गया है। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं बाकायदा जो ऑपरेटर जो हैं हरकत में आ गए हैं। ये एक्टिवेशन जो है आप जो कह रही है ये पूरा एक्टिवेशन एकदम मुस्तैदी से काम कर रहा है, और ये हमारी सुरक्षा के मद्देनजर बहुत बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा या बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि कश्मीर में भी, इफ्तिकार मिसगर साहब आप आइए, आप डिबेट में शामिल हुई है। कुछ लोगों को ये स्वीकार नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा अटैक किया जा रहा है, क्योंकि एनआईए जो एजेंसी है वो कश्मीर पर भी लगातार वार कर रही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ये कश्मीरियों के लिए ये पनिशिंग है, ये सजा है। किस बात की सजा है ये जो कार्रवाई हुई है यूपी एटीएस की तरफ से, ये भंडाफोड़ करती है कि कैसे आतंकी लगातार दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश में सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी भी एजेंसी पे ये कोई शक-शोबा नहीं करता हूँ कि वो कहीं गलत काम कर रहे हैं, नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार सारी एजेंसियों को
अब तो बदकिस्मती का आलम है कि कोर्ट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मफादात के लिए। हम कोविड की मारामारी में फेल हो गए, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल जीरो है, हमारी जितनी भी हमारी इंटरनेशनल पॉलिसीज थी उस पर पानी फिर गया। अभी सारा अटेंशन डाइवर्ट, क्योंकि यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं तो सारा अटेंशन डाइवर्ट उस चीज पे कर रहे हैं। आप इसका कोई मान ही नहीं होता है। आपको बात हजम नहीं हो रही है। देखिए जहाँ तक आप मौजूद की बात कीजिए, आप मौजूद पे बात नहीं आप बात कुछ और कर रहे हैं, आप बात कुछ और कर रहे हैं, आप घुमा फिरा रहे हैं भाई साहब, हम आपको घूमने फिरने नहीं देंगे। ऑर्गेनाइजेशन की स्पोर्ट्स पर्सन है, ऑल्दो यहाँ तो स्पोर्ट्स पर्सन ही खाली है इस ऑर्गेनाइजेशन में और कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा तेज रखिए। आप मुझे एक बात बताएं, वो कौन सी डेमोक्रेसी ये बताती है कि आप अगर बाप दोषी है तो उसका सजा बेटे को मिले। हमारे पास अदालतें हैं, हमारे पास लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आप पावर का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच करते हैं, आप जुडिशरी का ब्रीच करते हैं, आप पावर के आड़ में पावर का इस्तेमाल करके हम लोग अगर टेररिस्ट को पकड़ रहे हैं, अगर हम लोग सैयद सलाउद्दीन जो लेकिन इफ्तिकार जी, का चीफ इफ्तिकार साहब आपको वो हजम होता है जब पीडीपी की प्रमुख ये कहती है कि पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए? नहीं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए इफ्तिकार साहब, आपको ये बात हजम होती है, ये बात डाइजेस्ट होती है जब महबूबा मुफ्ती कहती है कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? क्यों पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? इसीलिए क्योंकि वो हम पर अटैक करवा सके। क्यों बात करनी चाहिए? जब बोली और गोली साथ में नहीं चल सकती तो फिर वो क्यों वकालत करती है पाकिस्तान से बात करने की? मैं आऊंगी आपके पास। मेरे साथ जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ गए। जीडी बख्शी साहब, ये मेजर क्रैकडाउन है, हम इसी पर ही लगातार वार कर रहे हैं कि ये ताबड़तोड़ जो कार्रवाई हुई है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई की यूपी एटीएस ने इतना बड़ा क्रैकडाउन किया, ये खुलासा किया कि कैसे सीरियल ब्लास्ट की कोशिश थी इन आतंकियों की। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारतवर्ष में एक दौर था जब पाकिस्तान ने टेररिज्म को पंजाब और जम्मू कश्मीर से फैलाकर पूरे भारत में जो है उसका डंका बजा दिया था, और इंडियन मुजाहिदीन के स्लीपर सेल्स की मदद से वो हमारे शहरों में आईडी ब्लास्ट कर रहा था, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था, और हमारे कोई 15,000 शहरी इसमें शहीद हुए थे। ठीक है, ये दिल्ली में, जावेरी बाजार, मुंबई में, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, सारे बड़े शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर काबू किया गया था, और फिर जब हमने पाकिस्तान को पलटवार किया था, हमने पाकिस्तान पे जवाबी हमला किया था बालाकोट में, कोई 22 महीने इनके कलेजे में ठंडक रही। फिर जब चीन ने लद्दाख में अपने हथकंडे दिखाने शुरू किए, उसका एक मकसद था कि वो पाकिस्तान को कहे मैं हूं ना, तू करी जा, तू रुक क्यों गया, तू घबरा क्यों गया, मैं तेरी मदद पे आऊंगा। मदद पे तो क्या आएंगे साहब, उल्टे मांस बरेली को पड़ गए। हाँ, पाकिस्तान की हिम्मत फिर बन गई है, ड्रोन अटैक जम्मू में किया है, स्लीपर सेल को फिर एक्टिवेट कर रहा है। ये दूसरी बात है कि वो पकड़े जा रहे हैं। दरअसल असली चुनौती, बख्शी साहब आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, असली चुनौती दरअसल इन मददगारों को धर दबोचने की है, या स्लीपर सेल को धर दबोचने की है, जो कि कोने कोने में बैठे हुए हैं, और आतंक के पनाहगार इन्हीं को कहा जा रहा है। वकार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? वकार साहब, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट। जी बोलिए। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ, ये अभी मेरी बहन शाजिया इल्मी जो आजकल आरएसएस की बहन बनी हुई है, तो उनको भी मैं जवाब देना चाहता हूँ, जीडी बख्शी साहब को भी देना चाहता हूँ। मुझे पता है 1 साल में इलेक्शन आ रहा है यूपी में, अभी बेचारे बहुत मजलूम मुसलमान जेलों के अंदर जाएंगे, यूपी में भी और जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि ये 2 रियासतें जो है ना, यहाँ के मुसलमानों के लिए मुसीबत की घड़ी इसमें आ चुकी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए। तो ये इम्तिहान की घड़ी है हम लोगों के लिए कि हमें आप लोगों का मुकाबला कैसे करना है, क्योंकि पावर आपके पास है, सत्ता आपके पास है, नहीं आप घुमा रहे बात, ताकत आपके पास है। नहीं बात को घुमा नहीं रहा हूँ मैं, बात को ललित अंबरदार बोलेंगे। नहीं आप घुमा रहे बात को वकार साहब। मेरा सीधा सवाल आपसे था, नहीं मेरा सीधा प्रश्न था कि अब चुनौती बढ़ गई है क्योंकि आतंक पर प्रहार हो रहा है। आप ये बात कह रहे हैं क्योंकि नहीं, फिर आप पाकिस्तान परस्ती वाली बातें मत करिए ना। आप ये मत बोलिए ना कि इस तरह की कार्रवाई या साजिश के तहत आ रही है या चुनाव। आप ये देखिए ना कि कार्रवाई क्या हो रही है, एक्शन क्या हो रहा है।
इतना बड़ा एक्शन आपने सुबह से देखा, आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक तरह से कोशिश है कॉन्स्पिरेसी फैलाने की। ललित अंबरदार बोलेंगे, ललित अंबरदार बोलेंगे, ठीक है। एक्शन फेक हो रहा है, फेक एक्शन हो रहा है सब कुछ। नहीं, ये क्या फेक हो रहा है? चाहूंगा कि पहले सब कश्मीर में नहीं, दरअसल एक्चुअली पीडीपी नेता को बुरा लगता है जब कार्रवाई एनआईए की टीम करती है कश्मीर में, तो पीडीपी को बुरा लगता है। उनको बुरा ये लगता है, वो कहती हैं कि यहाँ पर कश्मीरियों को सजा दी जा रही है। क्या कश्मीरियों को सजा दी जा रही है? आतंक पर अटैक हो रहा है, आप टेरर बर्दाश्त करेंगे? नहीं, आप टेरर बर्दाश्त करेंगे? बताइए, ललित अंबरदार बोलेंगे। भगवा आतंकवाद का टेरर क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? क्यों आकर कह रहे हैं कि एमयू को उड़ा दो? जी सुनिए, आपके द्वारा पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अरे इसको चुप करो यार, एक सेकंड रुक जाइए। वकार साहब, आपने अपनी बात रखी, आप रुक जाइए। ठीक है, ललित अंबरदार को भी बोलने दीजिए। रुक जाइए, आपने अपनी बात रखी। एक सलीके से डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आपको सुनना। जी बोलिए। सुनिए, आपको याद रखना पड़ेगा, जब 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की थी 14 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान बनाया था इस्लाम के नाम पे, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया था। तब से आज तक उन्होंने कसम खाई है, उनका नारा है, हंस के लिया था हिंदुस्तान लड़के लेंगे, हंस के लिया है पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान। वही जंग चल रही है पिछले 70 साल से। 30 साल पहले कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, क्या नारा था? यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। 2008 में दिल्ली में दिवाली के ईव पे जो सीरियल बॉम्बिंग हुई थी, 2008 में 20 दर्जनों लोग मारे गए थे, 100 के करीब जख्मी हुए थे। उनमें से एक शातिर दिमाग कश्मीरी जिहादी था, यहां पे किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत बड़े ओहदे पे था। ये याद रखिएगा, काबुल के अंदर जो पिछले साल गुरुद्वारे के अंदर सिखों का 35 सिखों का कत्लेआम हुआ था, उनमें से एक जिहादी, याद रखिएगा, एक जिहादी कश्मीर का था और दो जिहादी केरला के थे। 2008 में बेंगलोर में पैदा हुआ जिहादी कफील अहमद ग्लासगो गया, ग्लासगो में एयरपोर्ट के ऊपर फिदाइन अटैक किया मारने के लिए, वहां पे बच्चों को, जो स्कूल बच्चे जा रहे थे एक्सकर्शन पे। 2007 में वहां पे बर्मिंघम से आता है लड़का, जो हिंदुस्तान के अंदर पहली बार फिदाइन अटैक हुआ था, श्रीनगर कैंटोनमेंट में हुआ था। वो वहां पे बिलाल अहमद आया था। सुनिए, इसके तार हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में जैसे ही काबुल में तालिबान आएंगे, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में जो स्लीपर सेल है ना, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। आप भी तो जानना चाहेंगे ना किसकी साजिश है? स्पोक्स पर्सन है आप भी, वकार साहब, आप भी तो जानना चाहेंगे ना किसकी साजिश है और कहां तक कनेक्शन फैला हुआ है। ठीक है, मेरे साथ माजिद हैदरी साहब भी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। माजिद हैदरी साहब, ठीक है, ललित अंबरदार साहब, वकार साहब, आपने अपनी बात रखी। और भी मेहमान हैं डिबेट में, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। मेरे साथ माजिद हैदरी साहब हैं। माजिद हैदरी साहब, टेरर फंडिंग पर, आतंक पर ये जो चोट हो रही है, आखिर प्रॉब्लम किसको हो रही है? क्यों? क्या देशद्रोहियों में टेंशन क्यों इतनी बढ़ गई अचानक से कि ये खलबली मच रही है और कह रहे हैं कि कश्मीरियों को सजा दी जा रही है, ट्वीट किए जा रहे हैं? अगर इतना ही था तो परिसीमन आयोग का हिस्सा होती ना महबूबा मुफ्ती, क्यों नहीं हुई? लेकिन साहिबा, मैंने सबको इल्जाम लगाने में सबसे आगे होती हैं महबूबा मुफ्ती। जी देखिए निधि साहिबा, मैंने सबों को शांति से सुना, मुझे भी अपना पक्ष रखने का मौका दीजिएगा। देखिए, इस पे शादिया इल्मी साहिबा हैं इस मंच पे आज, मैं इनका बहुत आदर करता हूं, मुझे इनसे हमदर्दी भी बहुत है। मैं 2 पंक्तियां इनके नाम अर्ज करता हूं। पहले कि देश की माइनॉरिटीज पे दहशतगर्दी का इल्जाम है क्या? पता करो यूपी में चुनाव है क्या? मैडम, देश को दहशतगर्दी से खतरा नहीं है, योगी सरकार को इलेक्शन हारने का। क्योंकि अगर ये सरकार, और आप लोग सब कह रहे हैं कि एटीएस जो कह रही है, एंटी टेरर स्क्वाड ने जो आज रेड किया वो सही है, तो आज से 12 वर्ष पहले जब हेमंत करकरे जो कि एटीएस चीफ थे, उनने जब रेड किया, उनने साध्वी प्रज्ञा, असीमा आनंद और कर्नल रोहित को पकड़ा समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में, मालेगांव ब्लास्ट में। उन्होंने कहा कि शी इज मदर ऑफ टेरर, उनने कहा आतंक की माता साध्वी प्रज्ञा है। तो क्या जनरल बख्शी साहब इस मंच पे मानेंगे ये? क्या शाजिया इल्मी साहिबा मानेगी कि उनकी पार्टी की लीडर जो इस वक्त सांसद है वो? जी, मैं जवाब देना चाहूंगी एक बात का। सुनिए, हाँ, मैं जवाब देना चाहूंगी। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, अब मैं जवाब दूंगी। मैं एक एक चीज का जवाब देना चाहती हूँ, आपकी एक एक बात का। सबसे पहले वकार भाटी जी ने कुछ कहा था मेरे बारे में, और मैं कहूँगी, उन्होंने कहा था हम ये आरएसएस की बहन है। जी, आरएसएस देश की सेवा करती है और कोई भी उसके खिलाफ इस तरह के इल्ज़ाम नहीं है जिस तरह के इल्ज़ाम इन आतंकवादियों पर हैं।
तो बहुत फख्र है मुझे कि अगर मैं किसी भी संस्था की बहन हूँ, कम से कम मैं आईसिस की बहन नहीं हूँ और इन आतंकवादियों की से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अब जब भी बात होती है आतंकवादियों की, आप देश के मानव, चुप रहिए आप, चुप रहिए भाई साहब, मैं जवाब दे रही हूँ। जवाब सुनने का मादा रखिए भाई साहब। मैं किसी भी आईसिस की या आतंकवादियों की या हिजबुल मुजाहिदीन की या लश्कर तैयबा की कभी भी बहन से दूर, मैं सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। और सुनिए, चुप रहिए आप, आपको चुप रहना पड़ेगा सुनने के लिए मेरे व्यूज, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। और आप जब भी बात होती है आतंकवाद की, आप देश की माइनॉरिटीज की जवाब आपको सुनना पड़ेगा। जो भी एंकर साहब है उनको चुप कराइए, इनके माइक पर दीजिए ताकि मैं जवाब दूं। तो जब वो जवाब दे रही है तो सुन लीजिए। हाँ, देखिए, आपने सवाल पूछा, आप डर क्यों रहे हैं? हाँ जी हैदरी साहब, आपने जवाब तो पूछा बहुत ही बुलंद आवाज में, जब उससे ज्यादा बुलंद आवाज में मैं जवाब दे रही हूँ तो आप क्यों नहीं मुझे बोलने दे रहे हैं? क्या आपको डर है? मैं बताऊं, जब वो मेरी स्टोरी थी, मैं उस वक्त एक बहुत बड़े नेटवर्क में थी। अरुण जाधव जो कि सालस्कर जी जो मारे गए थे करकरे जी और कामटे जी के साथ उसी मुठभेड़ में, तो मैंने आपको चुप रहना पड़ेगा, इनको चुप कराइए, आप इनको चुप कराइए, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। देखिए, इंसान लगातार अगर बोलेगा, इनको चुप कराना पड़ेगा। रखने दीजिए ना, देखिए को आवाज बंद करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट फेयर। माजिद हैदरी साहब, आप अपनी बात रखिए, आपने, ठीक है, मैं रोकना चाहूंगी। नहीं, प्लीज माजिद हैदरी साहब, प्लीज शट हिज वॉइस। आई डोंट नो, प्लीज कट आउट दिस वीडियो। मैं अगला सवाल, मेरे डिफेंस एक्सपर्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पत्रकार थी और मुझे पता, मैं पत्रकार थी और मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बार पुलिस इन्वेस्टिगेशंस द्वारा भी, और हमने देखा है क्या हुआ इशरत जहां वाले मामले भी। आरबी मनी ने बताया है किस तरह से सैफरन टेरर भी कॉइन हुआ है। तो बहुत सारी पुलिस एजेंसियां, और ये बहुत बड़ा ताबड़तोड़ खुलासा है। माजिद हैदरी साहब, ऐसा मुझे क्यों लगता है बार बार जब भी आप डिबेट में शामिल होते हैं, विपक्ष जो होता है, ठीक, शाजिया, नहीं, और बात अगर हो रही है, नहीं, एक और सवाल है, नहीं, मुझे खत्म करने दीजिए, आखिरी बात तो बोलने दीजिए मुझे। मैं माजिद हैदरी से पूछ रही हूँ और वकार भाटी से, अगर इस तरह के ब्लास्ट होते तो क्या उसमें मुसलमान नहीं मरते? ये लखनऊ की बात हो रही है और मैं पूछना चाह रही हूँ, आप बजाय ब्लास्ट की बात करने के, बजाय कॉन्स्पिरेसी की बात करने के, बजाय सालस्कर के दो बेटे जो पकड़े गए हैं, आपको माइनॉरिटीज की ऐसे बड़ी फिक्र हो जाती है। देखिए माजिद हैदरी साहब और शाजिया इल्मी, वार पलटवार की डिबेट में सिर्फ ये हासिल होता है कि एक तरफ पक्ष अपनी बात कहता है, दूसरी तरफ विपक्ष उसका विरोध करता है। शाजिया इल्मी, एक मिनट रुक जाइए। हम इस वक्त इस बात पर बहस कर रहे हैं। एक सेकेंड, हम शाजिया और हैदरी साहब, हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कैसे ये जो टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, कि कितनी बड़ी चुनौती है बाकी आने वाले समय में। और मेरे डिफेंस एक्सपर्ट, एक सेकंड रुक जाइए, मेरे डिफेंस एक्सपर्ट इस पर जवाब देंगे। जनरल जीडी बख्शी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, और साथ ही गुरमीत सिंह आप भी रहेंगे। हैदरी साहब रुक जाइए। जनरल जीडी बख्शी साहब, ये कितनी बड़ी साजिश हो सकती थी? जैसा कि पता लगा है कि रिहायशी इलाकों में, लखनऊ जो कि यूपी की राजधानी है, वहां पर इस तरह से स्लीपर सेल्स के तौर पर ये लोग काम कर रहे थे, जिनका परिवार सरकारी नौकरी में काम करता है, और उनके लोग इस तरह से काम कर रहे थे। कितनी बड़ी साजिश हो सकती थी जनरल जीडी बख्शी साहब? अजहर मसूद को सैल्यूट किया। देखिए साहब, ये सीधी सादी टेरर की, देखिए साहब, मेरा नाम बख्शी है, आप प्लीज इनका ये डिबेट को स्पॉइल कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये माजरा है, एक टेररिस्ट वारदात को रोका गया है होने से। आपको एक बड़ा भारी वहां पे प्रेशर कुकर मिला, प्रेशर कुकर आईडी के अंदर ये एक्सप्लोजिव डाल के भरे बाजार में फोड़ना चाहते थे, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती थी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे हिंदुस्तानी मरते उसमें। आपको तकलीफ है कि ये पकड़े गए? आप इसको कम्युनल एक कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज को हिंदू मुसलमान बना रहे हैं। ये टेररिस्ट है, ये एक टेररिस्ट वारदात है, और ये होने से रोकी गई है। आपको खुश होना चाहिए कि लखनऊ में काफी सारी आबादी मुसलमान है, हमारे मुसलमान भाई बच गए हैं। आपको तकलीफ क्या है? आपको तकलीफ यह है कि टेररिज्म नहीं हो पा रही, आपको तकलीफ यह है कि लोग नहीं मर रहे, आपको तकलीफ यह है कि पाकिस्तान के मंसूबे जिसको आप यहां बैठ के बढ़ा रहे हैं, वो काबिल नहीं हो पा रहे, वो कामयाब नहीं हो पा रहे। यह है तेरे को तकलीफ।
और कुछ नहीं। ये हिंदू मुस्लिम ढकोसला मत करो। डोंट कम्युनलाइज इशू। टेरर हैज नो रिलीजन। सामान से तकलीफ है जो प्रेशर कुकर जो आतंकवाद है उसका कोई मजहब नहीं है। देश की सुरक्षा का। और यहाँ बैठ के मजहब के थोपड़े मत लगा। कुकर पकड़ेंगे, कल आप छुरीकांटा पकड़ेंगे, परसों तुमको खुश होना चाहिए कि एक टेरर की वारदात बच गई। कोई 150 लोगों की जानें बच गई, चोटें बच गई। तुमको तकलीफ है? तुमको तकलीफ है कि टेरर कामयाब नहीं हुआ? इसका तो रोना रो रहा है। घर में 4 कुकर हैं, आके देख ले। हिंदू मुस्लिम बना रहा है इसको। आपको बिरयानी टेररिज्म है और टेररिज्म का सर कुचल दिया जाएगा। तेरे को तकलीफ होती है तो भाड़ में जा। माजिद हैदरी साहब, आप बिरयानी खिलाने की बात कहते हैं, आप बिरयानी खिलाने की बात कहते हैं, आप ही बता दीजिए कहां कहां तक कनेक्शन थे इन आतंकियों के? क्या तकलीफ है? आरएसएस तक कनेक्शन अगर ये पूरा क्रैकडाउन हो रहा है तो तकलीफ क्या है? मीडिया कहता है मैडम तकलीफ। मैं आपके पास आऊंगी। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे अलकायदा जैसा खूंखार आतंकवादी संगठन, कैसे अलकायदा जैसा खूंखार आतंकवादी संगठन उसके तार यूपी से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है अलकायदा का यूपी कनेक्शन? मैं आप सभी गेस्ट को दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि यूपी कनेक्शन क्या है। अलकायदा ने साल 2014 में इंडिया सब कॉन्टिनेंट का ऐलान किया, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, इसका मुखिया यूपी के संभल का रहने वाला था और मुखिया का नाम मौलाना असीम उमर था। इसी के तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक गए, जहां आज आतंकी गिरफ्तार हुए। 3 साल पहले यहां एनकाउंटर भी हुआ था और वहां पर भी एटीएस ने कार्रवाई की थी। 8 मार्च 2017 को सैफुल्लाह का एनकाउंटर हुआ था, ये कार्रवाई हुई थी। 11 घंटे ये ऑपरेशन चला था और सैफुल्लाह मारा गया था। इफ्तिकार साहब, अगला सवाल आपसे है। इस पूरे मामले पर पीडीपी अध्यक्ष कहती हैं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो साजिश रच रही है, जबकि प्रशासन की तरफ से, जो एनआईए की तरफ से कार्रवाई हुई, जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे वो भी स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे, जिसमें मैं आपको बताऊं सैयद सलाउद्दीन का बेटा भी शामिल है। और वो कहती हैं कश्मीरियों को सजा दी जा रही है। ये दोहरा मापदंड नहीं है इफ्तिकार साहब? ये दोहरा मापदंड नहीं है? आप मुझे समझाइए। देखिए निधि साहिबा, जहां तक आप एक बुलावे पर प्रधानमंत्री के दिल्ली दौड़े चले आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि माहौल अच्छा है और फिर जाकर कहते हैं कि निराशा हो रही है। दिल्ली दौरा कुछ और था, दिल्ली दौरा का मकसद कुछ और था। दिल्ली दौरे को आप इससे मत जोड़िए। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के, लेकिन बाशिंदे तो हिंदुस्तान के ही है। दिल्ली से बुलावा भी आएगा, दिल्ली जाएंगे भी, उसमें तो इस बहस में उसको लाना नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक बात इस मुल्क की है, इस मुल्क में एक कानून है, इस मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कानून के दायरे में किसी को शक में लेके उस पे पुलिस एफआईआर तो जब कानून है तो क्यों महबूबा मुफ्ती कहती है कि हम कानून नहीं मानेंगे? जब गुरमीत सिंह साहब, मैं चाहूंगी कि आप बोले, जब कानून है तो क्यों नहीं मानता है विपक्ष? बहुत बारी पड़ सकती है निधि साहिबा। तो फिर तो खुशी होनी चाहिए कि टेरर पर इस तरह वार हो रहा है। गुरमीत सिंह साहब, का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। नहीं, फिर क्यों आपने निराशाजनक बताया प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात को? क्यों गुपकार गठबंधन ने निराशाजनक बताया? मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगी, बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जब आतंक पर प्रहार हो रहा है तो दिक्कत क्या है? गुरमीत सिंह साहब, गुरमीत सिंह, नहीं, मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात। गुरमीत सिंह साहब, मुझे आश्चर्य होता है जब आर्मी ऑफिसर यहाँ पे देखिए जी, जो जम्मू और कश्मीर के अंदर में फैसला लिया गया है और जो हमारी चुनौती है, जो आज लखनऊ से जो पता चला है, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पाकिस्तान का जो इसके अंदर में हाथ है, जो उसकी नापाक गठबंधन है उसके साथ में, और मैं कहूंगा जो पाकिस्तान की मंशा है। अभी जो चैलेंज सबसे बड़ा हमारे सामने में आया है वो है OGW नेटवर्क, वो है स्लीपर एजेंट, वो है रेडिकलाइजेशन जो की गई है, वो है कि जो सबके सामने में नहीं आते हैं लेकिन OGW का काम करते हैं। और ये जो डिसीजन लिया है 11 जो एम्प्लॉयज को, सरकारी एम्प्लॉयज को निलंबित करने का, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। और मैं कहूंगा ये डिसीजन, ऐसा डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि हमारे समाज को ऐसे लोगों से बिल्कुल साफ करना चाहिए। एक क्लींसिंग ऑपरेशन होना चाहिए। जो भी भारत के राष्ट्र के अगेंस्ट में काम करता है, बिल्कुल
कश्मीर में बीते कुछ दिनों ने एनआईए जो जांच एजेंसी है वो लगातार छापेमारी कर रही है। इस पूरे मामले पर सबसे बड़ी चुनौती, जैसे कि हमारे डिफेंस गेस्ट कह रहे हैं कि स्लीपर सेल है, कहां छुपे बैठे हैं ये मददगार, उन तक पहुंचना। ललित अंबरदार कुछ बोल रहे हैं, जी बोलिए। जी मैं ये आपको कहना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा कश्मीर जो है, जी कश्मीर जो है उस इस्लामिस्ट आर्क का हिस्सा है जो मिडल ईस्ट से शुरू होती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए कश्मीर उसका हिमालयन बिंदु है। ये गजवाए हिंद की लड़ाई है, उनकी नजर दिल्ली के लाल किले पे है। कश्मीर तो उनको एक पैसेज है, एक हैंगिंग फ्रूट है, इसीलिए उन्होंने कश्मीरी हिंदू का नरसंहार किया। एक तो उनका हो गया कि निजाम मुस्तफा आदा हो गया। अब दूसरी बात, महबूबा मुफ्ती का जो यूथ ब्रिगेड का राइट हैंड, वो तो एनआईए ने गिरफ्तार किया उसको। अभी जिहादियों को वो पैसा सप्लाई करता था, पाकिस्तान जा चुका, आपके चैनल पे कई बार आ चुका है वो अभी हिरासत में एनआईए की। तीसरी बात, आप जानते हैं कि कश्मीर की जो सोसाइटी है अभी इस्लामाइज सोसाइटी हो गई है। वहां पे बुरहान वानी का बाप जो है, जब बुरहान वानी का बाप जो है बुरहान वानी को मारने वाले थे, वो बोलता कि मुझे डर नहीं है, मैंने उसको अल्लाह के नाम कर दिया है। जब वो मारा गया तो बोले मुझे इनको, मैंने तो पहले उसे अल्लाह के नाम, इनको पूछो बुरहान वानी जिहादी है क्या, इनको पूछो जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है ना, इनको कश्मीरी के नाम पे तुम्हारी जहरीली बातों से मुल्क नहीं चलेगा। कश्मीरी एक्टिविस्ट आप सुनिए ना, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट सुनिए जो कश्मीरियों की सियासत करती हैं महबूबा मुफ्ती, वही कह रही है कि उनको सजा मिल रही है। खैर मैं जानना चाहूंगी कि एक बार शाजिया अलमी के पास फिर से। मुसलमान भी है, सिख भी है, हिंदू भी है, बौद्ध भी है, क्रिश्चियन भी है, इसलिए इसमें खाली ललित अंबरदार नहीं रहता है। ये बीजेपी का देश नहीं है। यहाँ पे 11 लोगों को माजिद हैदरी और शाजिया अलमी, देखिए माजिद हैदरी और शाजिया अलमी स्क्रीन पर पड़ रहा है कि एक सुनिए, एक पूर्व नहीं मैंने माजिद हैदरी से मैं बिल्कुल भी इनके नीनी मुंह लगना चाहती हूँ, मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ ऐसे लोगों से। मैंने तो आप मेरे मुंह ना लगे, मेरी आपसे हमदर्दी है कि आपको सांसद नहीं बनाया भाजपा ने, जिस पे आतंक का कलंक है उसको बनाया नहीं। मुझे हमदर्दी, मुझे बिल्कुल हमदर्दी नहीं आप जैसे लोगों से, मेरी बिल्कुल हमदर्दी नहीं आप जैसे लोगों से। और सुनिए, आप महबूबा मुफ्ती जिन्होंने इंडिया के संविधान पर कसम खाकर भारत के ही एक प्रदेश की जो मुख्यमंत्री रही हैं, आज उन टेररिस्ट के लिए, उन एलईटी ऑपरेटिव्स के लिए, और आप सोचिए उन लोगों के लिए जो बाकायदा टेरर फंडिंग का हिस्सा थे और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स रहे हैं, उनकी हिमायत में आज भारत के संविधान का इस्तेमाल करके, भारत के कानूनों का हवाला देकर आज वो कह रही हैं कि आपने उनको क्यों हटाया। मतलब ये देखिए, तो ये चालाकी तो देखिए, और ये शातिर दिमागी देखिए कि आप भारत की सरजमी पर आप आतंकवादी हरकतें करेंगे, आप भारत के दुश्मनों को, आप भारतीय सोल्जर्स और पुलिस वालों के वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वकार साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे दहशत फैलाएंगे, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की इस्तेमाल करके आप उन लोगों को बचाना चाहते हैं। आप देखिए इनकी सोच कितनी खतरनाक है। भारत के संविधान का ये इस्तेमाल भारत के खिलाफ कैसे कर रहे हैं? ठीक है, काउंटर करना दीजिए। शाजिया जी चुप रहिए। महबूबा मुफ्ती को शाजिया जी चुप करिए ना, शाजिया जी आपके लिए थोड़ा, शाजिया जी चुप करिए ना, थोड़ा जवाब देने दीजिए। मैडम जी पहली बात सुन लीजिए, यहाँ जितने लोग पते ना, आप चुप होते हैं, आपको तो हर बात सुनिए ना मैडम जी सुनिए ना, आप बात करते हैं लश्कर, सुनिए ना मैडम जी बात करने दीजिए ना, बात करने आपने बोल दिया ना मैडम जी, आपने बोल दी थी भूख की हुई टीवी की, मैडम जी इतनी भूख की हुई टीवी की। शाजिया जी आपने बात रखी है, वकार साहब बोलिए, कम शब्दों में सही बोलिए, मुझे बहस को आगे बढ़ाना। मैडम जी चुप कराएंगे, मैडम जी चुप कराएंगे तो बोलूंगा ना। पहली बात याद रखिए मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जीडी बख्शी साहब ने बात रखी और बाकी जो आपके वहाँ प्रवक्ता है उन सब ने बात रखी है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जो हो रहा है ना उत्तर प्रदेश हो या कश्मीर हो, देखिए आप उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, पहले अगर गाय का मीट खाते थे तो मुसलमान आतंकवादी हो गए, अब राइस कुकर हम रखने लगे। आप इसमें हिंदू मुसलमान क्यों कह रहे हैं? मुझे एक बात समझाइए वकार साहब, मुझे ये समझ में नहीं आता। जनरल जीडी बख्शी साहब, मैं चाहूंगी आप बोले यहाँ पर। वकार साहब, आप यहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्यों, जिस इलाके में ये रेड हुई, ये छापेमारी हुई, क्या वहाँ पर मुस्लिम और हिंदू दोनों नहीं रहते थे? आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? आप जबरदस्ती इस मुद्दे को क्यों हवा दे रहे हैं, जबकि ये पूरा प्रहार टेररिज्म पर हो रहा है? प्रेशर कुकर को नहीं, जीडी बख्शी साहब आप बोले, मुसलमानों के साथ जोड़ रहे हो, प्रेशर कुकर को भी आतंकवाद के साथ जुड़िए आप। तो प्रेशर कुकर से अगर ये कार्रवाई हो रही है, अगर ये कार्रवाई हो रही है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां अगर चौकन्ना है तो दिक्कत क्या है? तो दिक्कत क्या है बताइए?
क्या ये शरेआम बेवकूफ आप लोग भी दबी जुबान से स्वीकार करते हैं कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन विरोध के नाम पर विरोध जो है प्रेशर कुकर बॉम्ब बोला जाता है। प्रेशर कुकर मैं समझा देता हूँ। प्रेशर कुकर अब तू क्यों चिल्लाया जा रहा है? मर्डर करने अब ये क्यों चिल्लाया जा रहा है? नहीं, इसको जब बोलने का कोई डिस्टर्ब करता है, देखो कैसे रिएक्ट अपनी बात रखी। अब आप चुप हो गए कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, लेकिन कश्मीरियों की बात नहीं कह रहे हैं। आप यहाँ पर सिर्फ कम्युनल डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि मैं नहीं चाहूंगी। तू क्या सच बोल रहा है? बकवास करता है। मैं वकार साहब, एक मिनट, बात को आगे बढ़ाने दीजिए। चिल्ला मत। जी बोलिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि प्रेशर कुकर आईडी ना केवल भारतवर्ष में इस्तेमाल की गई है, अमेरिका तक में इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। ये दूसरी बात है कि वो चालें पकड़ी गई। ये प्रेशर कुकर लोहे का होता है, उसके अंदर बारूद डाल के जब वो फटता है, प्रेशर कुकर के लोहे के टुकड़े जाके मासूम लोगों की जान लेते हैं। औरतें, बच्चे, बूढ़े वो उसमें मारे जाते हैं। आतंकवाद और आप मुझे देख समझ में नहीं आ रहा, ये हंसी का विषय तो है नहीं। किस तरह यहाँ के लोग, किस तरह यहाँ बैठे कुछ लोग उसको हिंदू मुस्लिम रूप दे रहे और फिर दांत दिखा रहे। कल लोग मरते, तू हंसता। कल लोग मरते, चोट खाते, तू हंसता। मेरे मुसलमान भाइयों, माइनॉरिटीज कैसे खींच बोल रहा है? मेरे माइनॉरिटी भाइयों, टेररिज्म करते हो तुम, और उसके बाद तुमको सारे अधिकार चाहिए। टेररिज्म करते हो, फिर सारे अधिकार चाहिए तुमको। तुमको पड़ेगी कानून की लात। तुम कानून के लात के अधिकारी हो, ताड़न के अधिकारी, ठीक है? और आपको जो आतंकवाद करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और तुम उसको अगर कम्युनल एंगल देने की कोशिश करोगे, तुम टेररिज्म का सपोर्ट कर रहे हो। तुम टेररिज्म को आड़ दे रहे हो। आड़ दे रहा है ये बंदा टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। टेररिज्म को, अरे भाड़ में गया तू, और तेरा भाड़ में गया तू। माजिद हैदरी साहब, इफ्तिकार साहब, वकार साहब, आप माने या ना माने, लेकिन ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और हमारे देश की सुरक्षा में जो भी सेंध लगाएगा उसका इसी तरह से सफाया होगा। मेरे साथ पकड़ी गई है। जी, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत के लिए। फिलहाल डिबेट में आज के लिए बस इतना ही।